हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉमेडी आर्म्स एंड द मैन। दोस्तों, आर्म्स एंड द मैन इज़ अ कॉमेडी बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड द टाइटल ऑफ द प्ले कम्स फ्रॉम द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ वर्जिल्स एनियड। यानी कि जो इस प्ले का टाइटल है आर्म्स एंड द मैन, वो एक पोएट था वर्जिल, और उसने एक पोएम लिखी थी एनियड। उसकी फर्स्ट लाइन का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उसका मतलब था ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग। तो यहाँ से बर्नार्ड शॉ ने अपने इस प्ले का टाइटल लिया। तो इस टाइटल का मतलब क्या है? इस टाइटल का मतलब यहाँ पे आर्म्स से मतलब सोल्जर्स से है, जो डिफेंस में लोग काम करते हैं उनसे है, फौजियों से है, और जो मैन है वो ऑर्डिनरी लोग हैं। यानी कि इसमें सोल्जर्स और आम आदमी को आमने सामने रखा गया है, और ये जो प्ले है वो एक सोल्जर के पर्सपेक्टिव से भी लिखा गया है। तो इसमें हमें पता लगेगा कि एक आम आदमी में और एक सोल्जर में क्या फ़र्क होता भी है या नहीं होता। तो लेकिन पहले हम बात करते हैं कुछ राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ही वाज बॉर्न इन 1856 इन डबलिन, आयरलैंड। वो एक आयरिश प्लेरिट थे। बहुत लोग समझते हैं कि वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे, लेकिन वो एक आयरिश थे, और वो प्ले राइट थे, क्रिटिक थे, और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। He wrote more than 60 plays. उनके प्रमुख प्लेज हैं मैन एंड सुपरमैन, कैंडिडा, पिग्मेलियन, सेंट जॉन, द एप्पल कार्ट और आर्म्स एंड द मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेज हैं सारे। 1925 में उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी दिया गया। उनके प्लेज रियलिस्टिक होते थे, जो अपने ज़माने के पॉपुलर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस बिलीव्स को चैलेंज करते थे और लोगों को सच एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर देते थे। यानी कि वो जो स्टार्क रियलिटीज़ हैं उनको लोगों के सामने लाते थे, और नॉर्मली रियलिटी वही होती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। लोग किसी और ही भ्रम में जी रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि जैसा दिखाया जाता है, जैसी सच्चाई को उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है वही सच्चाई है, पर असल में वो सच्चाई नहीं होती। सच्चाई हिडन होती है, रियलिटी इतनी जल्दी हमारे सामने नहीं आती है, और यही बर्नार्ड शॉ अपने प्लेस के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते थे। आर्म्स एंड द मैन एक ह्यूमरस प्ले है, और ये शॉ का सबसे विट्टी प्ले भी है, मगर इसका थीम बहुत ही गंभीर है। ये एक वॉर बेस्ड प्ले है जिसमें शॉ ने वॉर की फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, यानी कि वॉर, युद्ध की व्यर्थता, कि युद्ध इतना ज़रूरी नहीं होता जिस तरह से हमें बताया जाता है हुकूमतों के द्वारा। वॉर के बारे में बनाए गए जो रोमांटिक नोशंस हैं, जैसे कि सोल्जर्स हीरो होते हैं और वो मौत से नहीं डरते, और वो हंसते हंसते मौत को गले लगाने में अपनी बहुत हीरोइज़म समझते हैं, और वॉर लड़ना कितना ज़रूरी है, या वॉर और देशभक्ति, ये सारे विषयों के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में शॉ ने इस प्ले में बात की है। साथ ही साथ इसमें हिपोक्रेसी और दोगलापन एंड आर्टिफिशियल लव और रियल लव के टॉपिक भी सामने रखे गए हैं। दरअसल ये प्ले रोमांटिक और जो आइडियलिस्टिक नोशंस हैं और रियलिस्टिक जो नोशंस हैं, जो रियलिटी है और जो आइडियलिज्म है, उसको आमने सामने रखता है। और ये एक कंट्रास्ट है कि इसमें किसी को आइडियलिस्टिक दिखाया गया है और किसी को रियलिस्टिक दिखाया गया है। तो प्ले का अगर आप थीम लिखना चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम्स में आपको थीम आता है, तो इसका जो थीम है वो फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर है एंड रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स से मिल लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं ये बता दूं कि इस प्ले की जो सेटिंग है वो बुल्गेरियन लैंड की है, बुल्गारिया की है, और बैकग्राउंड इस प्ले का सर्बो बुल्गेरियन वॉर है जो कि 1885 में लड़ी गई थी। तो एक तरफ कंट्री सर्बिया था और एक तरफ बुल्गारिया था, दोनों में लड़ाई चल रही है, लड़ाई जारी है,
और ये जो प्ले शुरू होता है इट बिगिंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर, बिल्कुल लास्ट में जाके, जब बुल्गेरियन आर्मी ऑलमोस्ट हरा देती है सर्बिया को। तो ये उस दौरान की कहानी है, 1885 का सीन है। तो सबसे जो मेन कैरेक्टर है इसका, वो एक लड़की है, एक यंग ब्यूटीफुल बुल्गेरियन और बहुत रिच लड़की है। उसका नाम है रायना पेटकॉफ। ये एक बहुत बड़े बुल्गारियन आर्मी ऑफिसर मेजर पॉल पेटकॉफ की बेटी है, और एक और आर्मी ऑफिसर सर्जियस सेरेनॉफ की मंगेतर है। उसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। रायना एक बहुत ही रोमांटिक और आइडियलिस्टिक किस्म की लड़की है, जो कि सर्जियस, जो उसका फियांस है, उसको बहुत बहादुर मानती है और उसको अपना हीरो बताती है। उसे वो देवताओं की जगह पे रखती है और बहुत उसको पूजती है। दूसरा कैरेक्टर है सर्जियस सेरेनॉफ, जो कि रायना का मंगेतर है और ये बुल्गेरियन आर्मी में एक ऑफिसर है। प्ले की ओपनिंग में उसने बहुत बड़ी एक विक्ट्री हासिल की है। बाद में हमें पता चलेगा कि इसने ये विक्ट्री कैसे हासिल की है और एक्चुअल सच क्या था। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि कैथरीन पेटकॉफ, जो कि रायना की मदर है और मेजर पेटकॉफ की वाइफ है, वो बहुत एक रिच क्लास से बिलोंग करती लेडी है और रायना और सर्जियस की शादी से वो बहुत खुश है, क्योंकि सर्जियस भी एक बहुत अमीर लड़का है, आर्मी में बहुत बड़ा ऑफिसर है और वो भी सर्जियस को बहुत बहादुर समझती है। फिर हमारे पास है लूका पेटकॉफ्स की फीमेल सर्वेंट है। वो है तो नौकरानी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, विजिलेंट और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब कि वो सर्वेंट रह के खुश नहीं है, उसे ज़िंदगी में कुछ और हासिल करना है। वो बहुत अमीर बनना चाहती है और उसे पता है कि जो उसे चाहिए वो कैसे मिलेगा। प्ले में उसकी एंगेजमेंट निकोला, जो कि पेटकॉफ्स का मेल सर्वेंट है, उसके साथ हो जाती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि निकोला एक सर्वेंट है और वो हमेशा सर्वेंट ही रहेगा। लेकिन लूका तो बहुत कुछ करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में और बड़ी प्रैक्टिकली सोचती है। आगे है निकोला, जो कि पेटकॉफ्स का मेल सर्वेंट है और ये लूका से शादी करना चाहता है। उसे पेटकॉफ फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता है, मगर वो अपनी पोजीशन से खुश है और उनके कोई भी राज बाहर नहीं लाता। फिर है मेजर पॉल पेटकॉफ, जो कि रायना के फादर हैं और मेजर हैं आर्मी में, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत बड़ी उनकी पोजीशन है। एक और कैरेक्टर है जो कि इन सभी कैरेक्टर्स से बढ़ के है। वो कैरेक्टर है कैप्टन ब्लंशली का, जो कि सर्बियन आर्मी में एक ऑफिसर है। लेकिन वो कैरेक्टर इन सभी कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बारे में ज़्यादा बात हम प्ले को पढ़ते हुए डिस्कस करते हुए करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इतना बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि वो रायना का फॉयल है। यानी कि रायना अगर आइडियलिस्टिक है तो वो एक रियलिस्टिक कैरेक्टर है, और वो प्ले में जो हमारा राइटर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसका स्पोक्स पर्सन है और सारी कहानी उसी के आसपास घूमती है और वही हमें सारी रियलिटी से अवगत कराता है। और जो राइटर कहना चाहता है वो ये ब्लंशली कहता है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है ब्लंशली का। तो हम साथ साथ में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्ट 1। ये प्ले जो है वो 3 एक्ट्स में है। छोटा प्ले है, बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप 1 गो में इसका टेक्स्ट पढ़ सकते हैं और बहुत क्रिस्पी और विट्टी लैंग्वेज यूज़ की है शॉ ने इसमें। एक्ट 1 शुरू होता है 1885 की जो सर्बो बुल्गेरियन वॉर के जब ख़त्म हो रही होती है तब, और रायना जो कि एक बहुत ही रोमांटिक और सपनों में खोने वाली लड़की है, वो अपने रूम में है। बहुत खूबसूरत उसका रूम है और बहुत खूबसूरत रायना लग रही है। रात का सीन है और वो अपनी खिड़की पे खड़े होके बाहर देख रही है, सितारों को देख रही है, सपने ले रही है। और उसकी माँ आती है जो कि उसके मंगेतर सर्जियस के बारे में खुशखबरी देती है कि उसने इस वॉर में बड़ी हीरोइकली इस वॉर को अपने कब्जे में कर लिया है।
वो कैवेलरी रेजिमेंट का इंचार्ज था। कैवेलरी रेजिमेंट घुड़सवारों की फ़ौज थी, वो उसका इंचार्ज था। और ये दोनों माँ बेटी बातें कर रही होती हैं सर्जियस के बारे में और उसके बारे में बहुत हेरोइकली उसको डिस्कस कर रही होती हैं। तभी लूका, उनकी सर्वेंट, वहाँ पे आती है और कहती है कि हार के बाद सर्बियन सिपाही जो हैं वो कुछ सिपाही भाग गए हैं और वो यहाँ पे लोगों के घरों में घुस रहे हैं, इसलिए हमें खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने का इंस्ट्रक्शन मिला है। बट रायना बिल्कुल भी वरिड नहीं है और वो खिड़की बंद नहीं करती। उसकी माँ और लूका चली जाती हैं और वही फिर वो अपनी रोमांटिक लव स्टोरी में खो जाती है, सर्जियस के ख्यालों में खो जाती है। यहाँ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि वो एक किताबों की दुनिया में रहने वाली लड़की है जो कि रोमांटिक राइटर्स जैसे बायरन और पुश्किन को पढ़ती है और उसे लाइफ की रियलिटी का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो बड़ी इलीट क्लास से बिलोंग करती है और सर्जियस को उसके हीरोइज़म की वजह से भगवान के समान पूछती है। वो सोचती है कि जो सोल्जर्स हैं वो तो अल्टीमेट हीरोज़ होते हैं और उसका जो सर्जियस है वो एक देवता की तरह है। तो इतने में एक भगोड़ा सर्बियन सिपाही उसके रूम में घुस आता है और उसे कहता है कि अगर उसने शोर किया तो वो गोली चला देगा। रायना को पता चलता है कि वो भूखा और थका हुआ है, मगर जब ब्लंचली जो रायना का अपर गारमेंट है, जो उसने अपनी नाइटी के ऊपर पहनने वाला उसका कपड़ा है जिसको क्लॉक कहते हैं, वो अपने कब्ज़े में कर लेता है और वो कहता है कि दरवाज़ा तुम नहीं खोलोगी, अदरवाइज़ मैं तुम्हें तुम्हारा ये जो क्लोक है वो नहीं दूंगा। तो रायना को एक झटका सा लगता है कि एक सोल्जर इतनी चीप हरकत कैसे कर सकता है कि वो किसी लड़की के कपड़े उठा सकता है अपनी जान बचाने के लिए। तो रायना को सच में एक शौक लगता है, लेकिन वो उसे बचा लेती है। यहाँ पे ब्लंचली रायना को उसके सपनों की दुनिया से बाहर निकालता है। वो उसे बताता है कि युद्ध में ग्लोरीफाई करने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि युद्ध की सिर्फ एक ही हकीकत है, वो है डिस्ट्रक्शन या मौत। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि वो बच गया है और वो ये भी कहता है कि हर 10 में से 9 सोल्जर्स मूर्ख होते हैं, लेकिन वो सब जीना चाहते हैं। रायना उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस होने लगती है, लेकिन अभी तक उसने उसको अप्रूव नहीं किया है कि कोई सोल्जर ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसे पर्दे के पीछे छुपाकर बचा भी लेती है। इस काम में उसकी माँ भी उसकी मदद करती है। रायना को पता चलता है कि वो बहुत भूखा है, थका हुआ है, वो 3 दिन से सोया नहीं है, इसलिए वो उसे अपने कमरे में रखे हुए चॉकलेट क्रीम्स खाने को देती है। और बाद में हमें पता चलेगा कि रायना उसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स के नाम से ही बुलाती है। वो रायना को बताता है कि वो सर्बियन वॉर जो लड़ रहा था वो किसी पेट्रियोटिज्म की वजह से नहीं लड़ रहा था। असल में वो सर्बिया का रहने वाला नहीं है, वो तो स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला है और वो घर से भाग गया था। और जब वो भागा तो सर्बिया बुल्गारिया से पहले आया था, इसलिए उसने सर्बियन आर्मी ज्वाइन कर ली। तो वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है और वो अपनी गन में गोलियां नहीं रखता। वो अपने साथ हथियार, गोला बारूद की जगह बिस्किट्स, चॉकलेट्स और कैंडीज़ रखना पसंद करता है, क्योंकि हथियार तो आपको बैटलफील्ड में कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन खाने को नहीं मिलता। वो उसे रायना को एक और शौक भी देता है, ये बताकर कि सर्जियस एक महामूर्ख है। एक्चुअली वो सर्जियस की फ़ोटो लगी हुई देखता है रायना के कमरे में, और जब उसे पता लगता है कि ये रायना का मंगेतर है तो वो थोड़ा एम्बैरस हो जाता है। लेकिन वो रायना को बताता है कि सर्जियस सच में मूर्ख है, क्योंकि उसने अपनी कैवेलरी रेजिमेंट जो घुड़सवारों की फ़ौज के साथ हमारी बैटरी रेजिमेंट जो कि हथियारों वाली, एम्यूनिशन वाली फ़ौज पे हमला कर दिया था। वो तो हमें गलत हथियार मिल गए थे, जो गोलियां मिली थी वो गलत मिल गई थी, इसकी वजह से हमारी जो फ़ौज थी वो हार गई। अदरवाइज़ बुल्गारियन आर्मी कभी ना जीतती। जब रायना कैथरीन को ये बताने जाती है और वापस आती है, तब तक ब्लंचली सुकून से सो रहा होता है, जिसे देख के रायना को बहुत अच्छा लगता है। वो उसके लिए और बिस्किट और चॉकलेट्स लाती है। अब जो नेक्स्ट सीन आता है वो नेक्स्ट एक्ट है, सेकेंड एक्ट उसी घर का है और उस घर के गार्डन में बैठे हुए हैं। टाइम कुछ महीने बाद का है, वॉर ख़त्म हो चुकी है, दोनों देशों में संधि की बातचीत हो रही है और लूका जो है इतनी देर में वो निकोला से एंगेज हो जाती है। गार्डन में
ये लोग बैठे हैं और पेटकॉफ, मेजर पेटकॉफ आते हैं और अनाउंस करते हैं कि सर्जियस को मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ की ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से उसे प्रमोशन नहीं मिला, जिस प्रमोशन के को वो एक्सपेक्ट कर रहा था। इतने में सर्जियस आता है और वो बताता है कि उसने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि उसे बहुत हर्ट हुआ है कि उसे वो प्रमोशन नहीं मिला। रायना अभी भी उसे अपना हीरो समझती है। यहाँ पे रायना और सर्जियस का एक हायर और डिवाइन लव का सीन आता है जिसमें वो एक दूसरे के लिए बहुत भारी भरकम वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। मगर रायना के वहाँ से जाते ही सर्जियस लूका से फ्लर्ट करने लगता है और वो उसे बहुत खूबसूरत समझता है। यहाँ लूका उसे रायना के अगेंस्ट भड़काने लगती है और कहती है कि शायद उसे कोई और पसंद आ गया है, जिससे सर्जियस शॉक हो जाता है। यहाँ हमें सर्जियस की हिपोक्रेसी का पता लगता है। इतने में ब्लांचली आता है उस कोट को लौटाने के लिए जिसको पहनाकर रायना और कैथरीन ने उसे घर से भगाया था, और वो कोट मेजर पेटकॉफ का था। ब्लांचली वो कोट को लौटाना चाहता है। रायना ने उस कोट की पॉकेट में चुपके से अपनी एक तस्वीर डाल दी थी, जो कि शॉकिंगली उसे पता चलता है कि ब्लांचली ने वो तस्वीर देखी ही नहीं है। रायना उसे देख के चॉकलेट क्रीम सोल्जर कह के बुलाती है और बहुत खुश होती है। मगर सब ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि मेजर पेटकॉफ और सर्जियस तो पहले से ही ब्लांचली को जानते हैं, युद्ध के मैदान से ही जानते हैं, और वो उसे बहुत युद्ध नीति का बहुत बड़ा सलाहकार समझते हैं। इसलिए वो उसे वॉर टाइम के स्ट्रेटजीज बनाने के लिए वहीं रोक लेते हैं लाइब्रेरी में। थर्ड एक्ट में लूका सर्जियस को रायना और ब्लांचली के बारे में पूरी बात बता देती है। सर्जियस गुस्से में आके ब्लांचली को लड़ाई के लिए ललकारता है कि वो सच में ही इतना मूर्ख था जितना ब्लांचली ने उसके बारे में कहा था। ब्लांचली हंसता है और इसे बहुत बचकानी हरकत समझकर लड़ाई के लिए मना कर देता है। यहाँ रायना ब्लांचली के लिए उसका प्यार सबके सामने आता है और सब हैरान हो जाते हैं। सर्जियस और लूका का अफेयर भी सामने आ जाता है और निकोला दुखी मन से लूका को सर्जियस के साथ जाने देता है। तभी ब्लांचली को एक टेलीग्राम मिलता है कि उसके फादर की मौत हो गई है और उनका जो बहुत बड़ा स्विट्ज़रलैंड में होटल बिजनेस है वो अब ब्लांचली को संभालना होगा और उसे वापस जाना होगा। रायना को वो कहता है कि वो तो उसे एक छोटी 18 साल की बच्ची समझता है, तो रायना उसे बताती है कि वो अडल्ट है और वो 23 साल की हो चुकी है। तो ये सब सुन के ब्लांचली उसे प्रपोज करता है और वो बहुत खुश होते हैं सारे। रायना भी बहुत खुश है, रायना के पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि रायना की शादी एक बहुत बड़े आदमी जो स्विट्ज़रलैंड में होटल का बिज़नेस है उससे हो रही है। ब्लांचली को निकोला बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने होटल मैनेजर के रूप में हायर करने का प्रॉमिस करता है। और प्ले के एंड में सब खुश हैं, खुशी खुशी प्ले ख़त्म हो जाता है। सबको जो भी वो चाहते हैं फाइनली मिल जाता है और सर्जियस जो है वो हमें उसकी हिपोक्रेसी पता चलती है और हमें ये भी एक पोइटिक जस्टिस जैसी चीज़ है। अच्छा लगता है जान के कि एक्चुअली वो रायना को डिज़र्व नहीं करता था, तो वो नौकरानी को ही डिज़र्व करता था अपनी हिपोक्रेसी की वजह से और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, और उसे एंड में वही मिलती है और प्ले ख़त्म हो जाता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अगर अच्छे से लिखा गया है तो कोई भी प्ले जो है वो दर्शकों के या फिर रीडर्स के मन में अपना एक इम्पैक्ट छोड़ता है। और इसमें जो थीम है हीरोइज्म वर्सेस आइडलिज्म वर्सेस रियलिज्म बड़े अच्छे से निभाया गया है। और जो मेन चीज़, शॉ एक पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट मतलब जो शांति की बात करते हैं, तो उन्होंने अपना काम किया है इसमें और ये बड़े अच्छे से लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि किसी भी सिचुएशन में वॉर या युद्ध कोई हल नहीं हो सकता। हर चीज़ का हल शांति से ही हो तो बेटर होता है। वॉर में ग्लोरीफाई या हीरोइज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ग्लोरीफाई करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो दोनों हिस्सों के लिए, दोनों तरफों के लिए सिर्फ मौत और डिस्ट्रक्शन ही लेके आती है। वॉर की हकीकत सिर्फ मौत है और एंड में वही साइड जीतती है जिसने दूसरी साइड के ज़्यादा लोग मार दिए हैं। तो ये एक बहुत ही एक बचकाना सा सेंटिमेंट है जो ज़बरदस्ती सरकारों की तरफ से लोगों के दिमाग में डाला जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोल्जर्स बने, फ़ौज में भर्ती करने के लिए आए। तो यही संदेश है जो शॉ हमें देना चाहता है।
इसका थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थीम में आप यही जो बात है वो कह सकते हैं जो मैंने अभी समझाई कि फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर इज़ द थीम ऑफ दिस प्ले। इसके अलावा ब्लंचली का कैरेक्टर, क्योंकि वो एक बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर है और शॉ का स्पोक्स पर्सन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्जियस और जो ब्लंचली का कैरेक्टर कंट्रास्ट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दोनों तरफ एक दूसरे के फॉयल हैं। वो जो ब्लंचली है वो हीरोइज्म को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता, वो प्रैक्टिकलिटी, रियलिस्टिक कैरेक्टर है वो। दूसरी तरफ जो सर्जियस है वो सिर्फ जिसको बोलते हैं कि वो इल्यूजन की दुनिया में रहता है, वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो एक फेक कैरेक्टर है जो हर तरफ हिपोक्रेसी हमें उसे नज़र आती है। तो आप हमें बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा और आप और क्या देखना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।